हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इज इट द लीस्ट। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। राइट, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जो कि एक डायमेंशनल मोशन के लिए है। राइट, एक्सटी ग्राफ है और जिसमें थ्री सेम टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल की मोशन दी गई है। राइट, अब कौन से टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है और कौन से टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड सबसे कम है। हर टाइम इंटरवल के हिसाब से जो एवरेज वेलोसिटी है उनके यहाँ पर साइंस देने हैं। राइट, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो सबसे छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा। राइट, जो छोटे टाइम इंटरवल के लिए उसका जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देगा। मतलब एक्सटी ग्राफ में अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आपको उसका स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पर तीनों के टाइम इंटरवल सेम है। राइट, तो यहाँ पर थर्ड जो टाइम इंटरवल है, अगर हम बात करें थर्ड टाइम इंटरवल की, तो थर्ड टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि थर्ड जो टाइम इंटरवल है उसमें स्लोप की वैल्यू राइट सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए थर्ड में एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं सेकेंड में। सेकेंड टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड है राइट वो सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्लोप है वो सबसे कम है। मतलब जो कर्वनेस है, जो बोलते हैं ना, जो स्लांटनेस, वो सबसे कम है, इसीलिए एवरेज स्पीड भी वहाँ पर सबसे कम होगी। तो यहाँ पर थर्ड में ज़्यादा और सेकंड में कम। ओके, अब फर्स्ट जो ग्राफ है, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ, उसकी अगर बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव में मिल रहा है। राइट, बट अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। राइट, क्योंकि वो नीचे की तरफ है ना, तो नेगेटिव में है ग्राफ, तो इसलिए वो नेगेटिव मिलेगी। राइट, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन अ मोशन along a constant direction. Three equal intervals of time are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? In which interval is the average speed greatest? Choosing the positive direction as the constant direction of motion, give the signs of v and a in the three intervals. What are the accelerations at the points a, b, c and d? ओके, तो अगेन यहाँ पर वी टी ग्राफ दिया गया है। राइट, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो उसमें जैसे डायग्राम में कांस्टेंट डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स है राइट वो उसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, जिसमें थ्री सेम टाइम इंटरवल्स है। तो यहाँ पर क्या जो टाइम इंटरवल है उसके लिए जो एवरेज एक्सेलरेशन है कौन से ग्राफ के लिए सबसे ज़्यादा होगा। राइट, और दूसरा कि जो टाइम इंटरवल है उसमें सरेराश जो एवरेज बोलते हैं, एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा कौन से ग्राफ के लिए होगा। राइट, जो पार्टिकल है उसका कांस्टेंट मोशन, उसको हम लोग पॉजिटिव अगर लेते हैं तो हर एक टाइम इंटरवल के हिसाब से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के साइंस कौन से होंगे, और ए बी सी और डी पॉइंट्स पे हमें एक्सेलरेशंस क्या होगा वो फाइंड करना है। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन की फॉर्मूला तो इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड
अपॉन ऑब्वियसली टाइम इंटरवल होगा, राइट। तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर सबसे छोटा जो यहाँ पर टाइम इंटरवल है वीटी ग्राफ में, राइट, तो उस वही हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। तो जो ग्राफ है उसमें हमें वीटी ग्राफ में जिसका भी स्लोप मैक्सिमम होगा वो हमें मैक्सिमम एवरेज एक्सीलरेशन देगा, क्योंकि वीटी ग्राफ में स्लोप फाइंड करने से हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सीलरेशन है वो है सेकंड ग्राफ में, क्योंकि सेकंड ग्राफ का एक्सीलरेशन मतलब कि यहाँ पर सेकंड के लिए जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा मिल रहा है। जो उसकी स्लैंटनेस है आप देख सकते हो सेकंड ग्राफ में ज़्यादा है फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन में। अब जो टाइम इंटरवल है सेकंड में उसमें एवरेज एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, वो यहाँ पर जो थर्ड हमारा टाइम इंटरवल है उसमें जो एवरेज स्पीड है वो मैक्सिमम है। तो थर्ड में तो एवरेज स्पीड मैक्सिमम, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा थर्ड एवरेज स्पीड। कैसे एवरेज स्पीड मैक्सिमम हुई, तो आप देख सकते हो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो जो सबसे ज़्यादा टॉप पर होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 3 ग्राफ में एवरेज स्पीड मैक्सिमम है, राइट। अब जो टाइम इंटरवल है 1 2 3 उसमें जो v है, यहाँ पर टाइम इंटरवल में लिख लेता हूँ 1 2 और 3 ग्राफ में जो v है इट इज़ ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है विच इज़ लेस देन 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कर्वनेस है वो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ कैसे है, नीचे ही जा रहा है। तो फर्स्ट और 3 में तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, राइट। अब जो वीटी ग्राफ है उस पर ABCD जो पॉइंट्स है, राइट, तो वहाँ पर जो ग्राफ है ABCD पॉइंट्स पर वो टाइम इंटरवल के पैरेलल है। तो ABCD पॉइंट्स पर ग्राफ टाइम इंटरवल के अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्लोप तो मिलेगा ही नहीं। तो अगर स्लोप नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ABCD पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन भी ज़ीरो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ 3-wheeler starts from rest, accelerates uniformly with 1 meter second to inverse on a straight road for 10 seconds and then moves with uniform velocity. Plot the distance covered by the vehicle during the n second, n is equal to 1 3 up to versus n. What do we expect this plot to be during accelerated motion a straight line on a parabola? ओके तो यहाँ पर 3-wheeler है, 3-wheeler दिया गया है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में स्टार्ट करता है लगभग एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, वो है 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। अब स्ट्रेट रोड पर वो 10 सेकेंड जब 10 सेकेंड तक मोशन में है, उसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। अब जो व्हीकल है वो उसके द्वारा nth सेकेंड में, मतलब n सेकेंड मतलब 1 2 3 में जो डिस्टेंसेस है उसका यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ओके। तो ये एक्सेलरेटेड जो मोशन है उस टाइम पे उस ग्राफ में हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा या फिर एक पैराबोला होगा, क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी गई है। अब जब कभी भी टाइम के हिसाब से हमें डिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया हो तो एक इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन है, जिससे हमें पोजीशन मिल जाएगी उस टाइम पे। तो उसकी इक्वेशन है Sn, n सेकेंड में जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए Sn इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन बाय 2 इंटू 2
2n-1, राइट। एन यहाँ पर टाइमिंग्स है। अब रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया हुआ है, तो रेस्ट पोजीशन इसका मतलब कि u कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर Sn की जो फॉर्मूला बचेगी वो होगी a/2 इंटू 2n-1, राइट। अब इसमें वैल्यूज़ हम लोग रखेंगे, तो पहले n इज़ इक्वल टू 1, तो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए S1 इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो तो फिक्स वैल्यू है, कितनी है 1, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1-1, तो 2-1 सिर्फ रहेगा, राइट। तो यहाँ पर 1/2, तो उसका आंसर होगा, वो होगा इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर, राइट। अब उसके बाद n इज़ इक्वल टू 2 रखेंगे तो S2 मिलेगा, S2 इज़ इक्वल टू 1/2 4-1, राइट। तो वो हमें मिलेगा 1.5 मीटर। फिर हम लोग फाइंड करेंगे S3, S3 इज़ इक्वल टू 1/2, वहाँ पर आएगा 6-1, तो वहाँ पर इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर, राइट। तो इस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ता है। n इज़ इक्वल टू 4, तो S4 3.5, n इज़ इक्वल टू 5, S5 4.5, S6 5.5, S7 6.5, S8 7.5, S9 8.5, S10 9.5। तो ऐसे एक इंटरवल से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब ये ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, राइट। तो ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली हमें ऐसे स्लांटेड में स्ट्रेट लाइन में मिलने वाला है, क्योंकि जो टाइम के हिसाब से जो पोजीशंस में इंक्रीमेंट हो रहा है वो एग्जैक्टली पीरियोडिक मैनर में हो रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म मैनर में वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबोव throws a ball upwards with the maximum initial speed he can equal to 49 meters second inverse. How much time does the ball take to return to his hands if the lift starts moving up with a uniform speed of 5 meters second inverse and the boy again throws the ball up with maximum speed he can? How long does the ball take to return to his hand? ओके तो यहाँ पर एक जो लिफ्ट है वो स्ट्रेट यहाँ पर उसके अंदर एक चाइल्ड स्टैंडिंग पोजीशन पे है, राइट। और वो एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ 49 मीटर सेकेंड इनवर्स से फेंकता है। अब जो बॉल है उसको वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर लिफ्ट 5 मीटर सेकेंड इनवर्स से यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो चाइल्ड है उसको फिर से उसी मैक्सिमम स्पीड से फेंके तो कितने टाइम के बाद वो बॉल उसके हाथों में वापस आएगा? तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट तक बॉल को पहुँचने के लिए टी जितना टाइम लग रहा है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टी फाइंड करूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहेगा? तो उसकी फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सिंपल वैल्यूज़ रखनी है, तो फाइनल जब फेंकेगा और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अब u तो इनिशियल स्पीड 49 दी गई है, प्लस यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो कि डाउन साइड है, बॉल ऊपर की तरफ है, दोनों ऑपोजिट है, तो -9.8 इंटू टी, राइट। अब यहाँ पर टी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 9.8 टी इज इक्वल टू 49, राइट। तो अब टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी इज इक्वल टू 49/9.8, राइट। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू 5 सेकेंड आएगा। तो टाइम मतलब कि बॉल को ऊपर की तरफ पहुंचने के लिए 5 सेकेंड लगेंगे, राइट। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब यहाँ पर टोटल मतलब कि वो वापस भी आएगा, राइट। तो वापस
आने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना जाने में टाइम लगेगा बॉल को ऊपर की तरफ, उतना ही वापस आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टी डैश इज इक्वल टू 2t। तो ये टोटल टाइम हो गया बॉल की जो जर्नी है उसका, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 5 विल बी 10। तो यही हमारा टी डैश होगा, टोटल टाइम टू बॉल टू रिटर्न बैक, राइट। अब सेकंड केस में क्या दिया गया है कि अब जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो लिफ्ट पूरी ऊपर की तरफ कितने स्पीड से जा रही है, तो उसकी स्पीड है v इज इक्वल टू 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जो चाइल्ड है जिस फोर्स से ऊपर पहले डाल रहा था बॉल को, वैसे ही उसी फोर्स से वो अभी भी ऊपर की तरफ डालेगा, कोई भी नया फोर्स यहाँ पर बॉल को मिलने वाला नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ ही रहने वाला है, सिर्फ लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले। इस पोजीशन में, इस केस में भी जो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न बैक वो 10 सेकेंड ही मिलने वाला है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट फ्रॉम फिगर अ चाइल्ड runs to and fro with a speed 9 km/h inverse with respect to the belt between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. The belt moves with a speed of 4 km/h inverse. For an observer on a stationary platform outside, what is the speed of the child running in the direction of motion of the belt? Okay, तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग एक स्ट्रिप है बड़ा सा, राइट, जो कि 4 km/h इनवर्स से स्पीड में जा रहा है। अब ये जो स्ट्रिप है पूरा, उस पर एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स से लगभग 50 मीटर दूर है, और जो चाइल्ड है वो अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रिप है उसके 9 km/h इनवर्स की स्पीड से जो स्ट्रिप है उस पर पेरेंट्स के आगे पीछे दौड़ रहा है। तो प्लेटफॉर्म पर जो भी एक रेस्ट पे ऑब्जर्वर है वो ये देख रहा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि जो बेल्ट है, राइट, बेल्ट के जो मोशन है उसकी डायरेक्शन में जब चाइल्ड दौड़ता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, राइट। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पीड ऑफ चाइल्ड वी सी, वो कितना है 9 km/h इनवर्स, राइट। फिर यहाँ पर जो बेल्ट है उसकी मैं स्पीड लिखूँगा, तो बेल्ट स्पीड वी बी इज इक्वल टू 4 km/h इनवर्स है, राइट, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा 4 km/h इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि जब चाइल्ड है वो बेल्ट की डायरेक्शन में जब दौड़ रहा है, तो ऑब्जर्वर जब उसको देख रहा है तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू जो चाइल्ड है उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैं यहाँ पर उसकी फॉर्मूला लिखूँगा वी सी डैश इज इक्वल टू वी सी प्लस वी बी, क्योंकि बाहर है ना ऑब्जर्वर, तो वो तो दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखेगा, इसीलिए ऐड होगा, तो यहाँ पर टोटल 13 km/h इनवर्स आएगा, राइट। अब जब दूसरा क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट, अब जो चाइल्ड है वो बेल्ट के ऑपोजिट दौड़ रहा है, तो बेल्ट के ऑपोजिट दौड़ रहा है, तब जो ऑब्जर्वर है उसके विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर मैं उसकी स्पीड लिखूँगा वी सी डबल डैश, ओके, वी सी डबल डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस वी सी प्लस वी बी आएगा, क्योंकि अब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसीलिए एक टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू वी सी जो कि 9 किलोमीटर है प्लस वी बी जो कि 4 है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा -5 km/h इनवर्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, विच ऑफ द आंसर ऑल्टर इफ मोशन इज व्यू बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। ओके, तो अब टाइम फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर, राइट। उसको अगर किलोमीटर में फाइंड करना हो तो वो किलोमीटर में s इज इक्वल टू 0.05 किलोमीटर लिखना पड़ेगा किलोमीटर में, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो पेरेंट्स है और जो चाइल्ड है वो एक ही बेल्ट पर है, राइट। तो जो रेस्ट ऑब्जर्वर है उसको चाइल्ड की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर आवर इनवर्स की लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा v इज इक्वल टू 9 किलोमीटर आवर इनवर्स, राइट। अब जो a और b जो केसेस थे उसमें जो टाइम लिया है चाइल्ड ने वो टाइम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए टाइम की फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी, राइट। तो अब वैल्यूज़ रखेंगे तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है तो वो है 0.05 एंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर के हिसाब से चाइल्ड की होगी 9, राइट। तो 9 वेलोसिटी है। अब इसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू सेकेंड में ये 9 जो है वो किलोमीटर आवर इनवर्स है, तो दोनों किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये जो टर्म है उसको इंटू 3600 करना है, राइट, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन t इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 20 सेकेंड। तो जब उसके मदर या फादर दोनों में से कोई एक चाइल्ड की जो डायरेक्शन जो मोशन है अगर वो देखें तो जो केस ए और केस बी है उसमें जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका फादर या फिर मदर उसमें से कोई एक की विथ रिस्पेक्ट में जो बच्चा है उसकी स्पीड 9 किलोमीटर आवर इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 stones आर थ्रोन अप simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with a initial speed of 15 meter second inverse and 30 meter second inverse. Verify that the graph shown in figure correctly represent the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first. Neglect air resistance and assume that the stones do not rebound after hitting the ground. Take G and give the equations for the linear and curved parts of the plot. Okay, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो 200 मीटर जो हाइट है उसकी टॉप पर से दो पत्थर को हम लोग एक साथ अलग अलग वेलोसिटी से, एक की 15 मीटर सेकेंड इनवर्स है और दूसरे की 30 मीटर सेकेंड इनवर्स है, उन स्पीड से हम लोग उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि फर्स्ट जो स्टोन है उसके विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड स्टोन की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो दिखाया है, राइट। तो फर्स्ट के विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड स्टोन में जो टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं वो ग्राफ में दिखाया गया है। अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जो फ्लोर है जो ग्राउंड है उसमें कोलाइड होने के बाद जो पत्थर हैं वो ऊपर की तरफ वापस रिबाउंड नहीं कर रहे हैं, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना है। जी की वैल्यू दी है और जो ग्राफ है उसमें जो स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड उनके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशंस लिखने हैं। ओके, तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा फर्स्ट स्टोन से। ओके, तो फर्स्ट स्टोन में मैं यहाँ पर पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रखूँगा, तो x इज इक्वल टू एक्स ओ प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे सारी, तो वैल्यूज़ में x1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो एक्सओ है इनिशियल पोजीशन तो वो यहाँ पर 200 है, फिक्स है,
तो 200 प्लस फर्स्ट स्टोन के लिए जो इनिशियल स्पीड है वो है 15 इंटू टी प्लस हाफ ए एक्सेलेरेशन -10, राइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है इसलिए टी स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने से x1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये इक्वेशन मिलेगा हमें, राइट। अब जब फर्स्ट स्टोन है, जब वो ग्राउंड से कोलाइड होगा, ग्राउंड तक पहुँचेगा, तब पूरी पोजीशन तो ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ पर x1 तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, राइट, जब वो जस्ट कोलाइड होने वाला है तब की बात है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 5 है उसको कॉमन कर लेता हूँ ये वाली इक्वेशन से, तो 5 कॉमन, तो बाकी बचेगा 0 इज इक्वल टू 40 प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर, राइट, ये इक्वेशन होगी। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज में फंक्शंस मिलेंगे t -8 एंड सेकेंड इज t प्लस 5, तो इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं आगे t इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर टाइमिंग कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो ये फर्स्ट स्टोन के लिए हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेकेंड स्टोन के लिए। तो सेकेंड के लिए यहाँ पर मैं पहले इक्वेशन लिखूँगा, राइट। तो इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड के लिए इक्वेशन में यहाँ पर x2 इनिशियल पोजीशन तो सेम ही है 200, राइट। फिर आएगा ut, तो u कितना है, तो वो उसके लिए 30t, राइट। फिर माइनस मैं डायरेक्ट लिखूँगा 5t स्क्वायर, क्योंकि हाफ इंटू 10 तो वो हो जाएगा 5। अब ये सेकेंड स्टोन के लिए है, राइट, ये था फर्स्ट स्टोन के लिए, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में x2 इज इक्वल टू कितना होगा 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, राइट। अब दूसरा पत्थर भी जब कभी भी वो नीचे ग्राउंड में कोलाइड होगा, तो अगेन x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बची, ये वाली इज इक्वल टू 0, राइट। उसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो हमें अगेन दो फैक्टर्स मिलेंगे, 10 इज -10 एंड 10 -10 एंड t -10 एंड t दूसरा है +4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इजीली कि t इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड ही होगा, राइट। तो ये दोनों हमें टाइमिंग्स मिल गए। अब जो सेकेंड इक्वेशन मिली थी उसमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं x2 माइनस x1 करूँगा, तो x2 माइनस x1 में यहाँ पर 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, राइट। फिर -200 माइनस 15t प्लस 5t स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा 200 एंड 5t स्क्वायर कैंसिल, राइट, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो बाकी बचा वो अब लिखेंगे, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 30 माइनस 15, तो 15t बचेगा, राइट। तो 15t के हिसाब से अब मैं यहाँ पर जो पत्थर हैं उनके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करूँगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि u21 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, राइट। तो अब वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ में u2 कितना है 30 एंड u1 है 15, तो यहाँ पर जो आंसर मिलने वाला है वो होगा 30 माइनस 15, वो होगा 15, राइट। तो
तो 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब जो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है उसमें जो स्ट्रेट लाइन है, हमारे ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पर उसी की वजह से जो x2 प्लस x1 जो ग्राफ है x2 माइनस x1 वर्सेस t का ग्राफ है, राइट। तो वहाँ पर OA तक वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। तो OA तक वो स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, तो दिस इज O, दिस इज A, राइट। अब यहाँ पर 8 सेकेंड, आफ्टर 8 सेकेंड जो पत्थर है वो फ्लोर के साथ कोलाइड होने वाला है, और उसके बाद जो सेकंड पत्थर है वो मोशन में होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आफ्टर 8 सेकेंड, राइट। तो आफ्टर 8 सेकेंड दोनों पत्थरों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यहाँ पर 15t, राइट, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर 8t की जगह 8 लिखेंगे, तो 15 इंटू 8 वो हमें मिलेगा 120 मीटर। तो 8 सेकंड के बाद दोनों पत्थर के बीच 120 मीटर जितना डिस्टेंस होगा। अब जो यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन O2A तक का है, राइट। अब दूसरा इक्वेशन A to B तक का मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, तो A to B का इक्वेशन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर पहले x2 माइनस x1, अब 8 सेकेंड के बाद जो आलेख हमें मिल रहा है वो उसकी बात करेंगे। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू xo प्लस u21t प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन होगा। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, तो पहला xo कितना है 200 क्योंकि हाइट पर है, प्लस 15t, राइट। उसके बाद माइनस 5t स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिला, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि जो xt ग्राफ है उसमें जो फर्स्ट पत्थर है उसके विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड पत्थर जो है उसका यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसीलिए जो सेकंड पत्थर है उसके मोशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा ये वाला x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, जो 8 to 10 सेकेंड के टाइमिंग में मिलेगा। तो ये 8 to 10 सेकेंड के टाइमिंग में होगा, राइट। और 0 to 8 सेकेंड में जो इक्वेशन होगी वो ये होगी 0 to 8 सेकेंड। तो 0 to 8 सेकेंड तक हमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये है उसकी इक्वेशन। एंड 8 to 10 सेकेंड में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कर्व्ड मिलेगा, और उसकी इक्वेशन ये हमें तब मिलने वाली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल बिटवीन t is equal to 0 second to 10 second and t is equal to 2 second to 6 second, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल इन A एंड B, ओके। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 to 10 सेकेंड, राइट। तो 0 to 10 सेकेंड में पहले मैं इस स्पीड टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस मतलब S इज इक्वल टू ट्राइंगल OAB एरिया, राइट। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो सिंपल फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू दैट हाइट, राइट। तो हाफ इंटू OB इंटू AC। अब सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 12,
तो यहाँ पर आंसर जो हमें मिलने वाला है वो होगा 60 मीटर, राइट। तो ओ ए बी में जो डिस्टेंस होगा वो 60 मीटर मिलने वाला है। अब जो टाइमिंग हमें दी गई है, टाइम इंटरवल, उसमें एवरेज स्पीड, तो उस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, तो वो हमने फाइंड किया, वो है 60, राइट, 60। एंड टाइम इंटरवल कितना है, तो 0 to 10, तो 10। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा वो होगा 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये 0 to 10 सेकेंड तक का हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे टाइम इंटरवल, जो कि थोड़ा सा चेंज है, वो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। तो ये टाइम इंटरवल में पहले तो जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, राइट। तो उस हिसाब से अब मैं जो फाइनल स्पीड है उसकी बात करूँ तो वो है 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। एंड जो टाइम इंटरवल है t इज इक्वल टू, वो है 5 सेकेंड पे। तो ये 5 सेकेंड पे स्पीड है, राइट। और u इज इक्वल टू 0, वो हमारी इनिशियल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन पहले फाइंड करेंगे और उसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो v, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो v की वैल्यू 12, u तो 0 होगा, एक्सेलरेशन तो वो हमें फाइंड करना है, और टाइमिंग इनटू 5, राइट। तो एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे e इज इक्वल टू 12/5, राइट। तो यहाँ पर उसकी आंसर होगा 2.4 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। अब आफ्टर 2 सेकेंड t इज इक्वल टू, आफ्टर 2 सेकेंड उसकी जो स्पीड होने वाली है वो v1 होने वाली है। अब वो फाइंड करेंगे, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। u तो अगेन क्या होगा, 0, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0, प्लस एक्सेलरेशन 2.4 मिला, एंड टाइमिंग 2 है, राइट। तो यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन v1 इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 4.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो हमने 4.8 मीटर सेकेंड इनवर्स मिला, वो 2 सेकेंड के बाद मिलने वाला स्पीड है, राइट। अब हम लोग आगे 2 to 5 सेकेंड के लिए फाइंड करेंगे। तो 2 to 5 सेकेंड के बाद कवर किया हुआ डिस्टेंस, तो 2 to 5 सेकेंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइट, 2 to 5 सेकेंड में। तो उसके लिए सेकेंड इक्वेशन मोशन s1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। तो पहले इनिशियल स्पीड, तो अब यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है वो दूसरे के पहले के लिए फाइनल, और यहाँ पर इनिशियल हो जाएगी। तो जो पहले v1 था, v1 क्या था, v1 इज इक्वल टू 4.8, राइट। एंड t टाइम इंटरवल यहाँ पर होने वाला है 3 सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर अंदर रखेंगे, तो इज इक्वल टू 4.8 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन मिला था 2.4 इंटू 3 स्क्वायर 9। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पर मिलने वाला है 25.2 मीटर। तो ये 2 to 5 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें ए बी पोर्शन में डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसमें इनिशियल स्पीड, राइट, ए बी पोर्शन में इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब उसके लिए इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। टाइमिंग, तो t इज इक्वल टू 10-5, तो 5 सेकेंड, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे 5 to 10 सेकेंड के लिए, तो वो 5 सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो आके रुक जाने वाला है, ग्राफ में भी दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी 0। तो अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v2 इज इक्वल टू
u2 प्लस a2t, राइट। अब उसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो वैल्यूज़ में v2 तो ज़ीरो है, u2 कितना है 12 प्लस a2 इंटू टाइम इंटरवल है 5, राइट। तो a2 यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो a2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा -2.4 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये हमें एक्सेलेरेशन मिल रहा है, डी एक्सेलेरेशन, राइट। अब मैं टाइम इंटरवल, कौन से टाइम इंटरवल, तो t इज इक्वल टू 5 to 6 सेकेंड के लिए, तो 5 to 6 सेकेंड के लिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करेंगे। तो s2 इज इक्वल टू u2 डेल्टा टी प्लस हाफ a डेल्टा टी स्क्वायर, राइट। अब वैल्यूज़ अंदर रखेंगे तो वैल्यूज़ में s2 इज इक्वल टू u2 कितना है 12, टाइम इंटरवल 5 to 6 सेकेंड तो 1 ही मिलेगा, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, डायरेक्ट प्लस। एक्सेलेरेशन माइनस में मिल रहा है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव 1/2 इंटू 2.4, तो वो 1.2 मिलेगा इंटू टी स्क्वायर 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमें मिलने वाला है इज इक्वल टू 10.8 मीटर, सॉरी 10.8 मीटर, 5 to 6 सेकेंड में कवर किया गया हुआ डिस्टेंस, राइट। अब उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे 2 to 6 सेकेंड में, राइट। तो 2 to 6 सेकेंड के लिए, तो उसके लिए अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, राइट। s1 और s2 दोनों का यहाँ पर मतलब कि 2 to 5 सेकेंड का डिस्टेंस एंड 5 to 6 सेकेंड का डिस्टेंस, तो दोनों का समेशन होगा तो टोटल 2 to 6 सेकेंड का मिल जाएगा। तो 2 to 6 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा 25.2 प्लस 10.8, तो दोनों का समेशन वो हमें मिल रहा है 36 मीटर, राइट। 2 to 6 सेकेंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस। अब एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज इज इक्वल टू s टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल 6 - 2, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 36/4, तो 36/4 ये रेशियो हमें मिलने वाला है v एवरेज इज इक्वल टू 9 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारी होगी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज शोन इन फिगर, which of the following formula are correct for describing the motion of particle over the time interval t1 to t2। तो यहाँ पर हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, वीटी ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर फिक्स बैठती है। तो t1 to t2 जो टाइम इंटरवल है उसमें जो ग्राफ हमें दिया गया है उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसका मतलब ये हो रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म नहीं है। इसी वजह से जो ए बी और ई वो रॉन्ग है, तो यहाँ पर ए रॉन्ग, बी रॉन्ग और ई रॉन्ग, तो फिर राइट कौन से है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन सी डी और एफ वो राइट है, क्योंकि ये रिलेशंस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, राइट। तो हमारा जो ग्राफ है वो भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी डी और लास्ट में जो एफ है, राइट, सी डी और एफ तीनों के लिए हमें जो ग्राफ दिया गया है वो रिलेट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट।